नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी आईक्यू की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं इंडियन आर्मी की जो भी अचीवमेंट्स रही हैं 2020 में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। इसमें हम कई सारी चीज़ों की बात करेंगे विच इंक्लूड कि कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि इंडियन आर्मी ने 2020 में लिए थे। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि 2020 में आर्मी के द्वारा कौन से वेपन्स हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ प्रोक्योरमेंट को लेके बात हुई हो या फिर जिनको लेके आर्मी ने कुछ नई अपग्रेडेशंस की हो। देन हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। 2020 के साल में उतनी एक्सरसाइजेज कंडक्ट नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19, लेकिन जितनी भी लिमिटेड एक्सरसाइजेज कंडक्ट हो पाई थी उनके बारे में बातचीत की जाएगी। एंड देन कुछ मिसलेनियस न्यूज़ होंगी जिसमें कि हम बात करेंगे कि कौन से इवेंट्स हैं जो कि या तो डोमेस्टिक लेवल पे हुए हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे हुए हैं, उनकी कवरेज भी की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की या फिर मेरे किसी भी लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी तरह की क्वेरी हो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। राइट, सो डायरेक्टली बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेशन की। और ये कोविड-19 जस्ट अभी इंडिया ने लॉकडाउन को अनाउंस किया था और इंडियन आर्मी ऑलरेडी यहाँ पे हेल्प करने को पहुँच चुकी थी। मार्च 28 की ये खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन नमस्ते इन ऑर्डर टू फाइट कोरोना वायरस। इस समय में मैं आपको ये भी याद दिलवा दूँ, मार्च 28 ये वाला टाइम था। इंडिया का जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 25 मार्च को। 28 मार्च तक आर्मी में केवल एक पॉजिटिव केस था, लेकिन आर्मी ऑलरेडी यहाँ पे तत्पर थी और काफ़ी सारी तैयारियां कर रही थी। सो ऑपरेशन नमस्ते में बेसिकली इसमें यह कहा गया था कि जो आपके पर्सोनल हैं, जो भी आर्मी में काम करने वाले जवान हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये प्रिकॉशंस लें, अपने आप को बचाएं और अपनी फैमिलीज़ को भी बचाएं। साथ ही में इसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के दौरान ही इंडियन आर्मी, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, कई सारे लोगों को राशन भी बांट रही थी, कई सारे लोगों को सप्लाईज बांट रही थी। बिकॉज कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते कई सारे लोगों तक ये एसेंशियल आइटम्स नहीं पहुंच पा रही थी। सो इसका जिम्मा भी इंडियन आर्मी ने उठाया हुआ था। ये वाली जो इमेजेस आप नीचे देख पा रहे हैं, ये असल में जम्मू कश्मीर की इमेजेस हैं, जहाँ पे इंडियन आर्मी के, ये आप देख सकते हैं, मेजर रैंक के एक ऑफिसर हैं। उसके बाद ये भी कोई ऑफिसर हैं जो कि कुछ ना कुछ सप्लाईज यहाँ पे बांट रहे हैं। नेक्स्ट बड़ा ऑपरेशन, और ये जस्ट अभी हुआ था, लगभग 1-1.5 महीने पहले की बात है। हालांकि इस ऑपरेशन के पहले जो इसका बैकग्राउंड था वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था। बिकॉज 19 नवंबर की अगर मैं आपको बात याद दिलाऊं तो 19 नवंबर 2020 को एक बहुत ही ख़राब घटना हुई थी नगरोटा में। जम्मू के नगरोटा में एक भिड़ंत हुई थी जिसमें कि कई सारे टेररिस्ट को मारा गया था और इंडियन आर्मी के भी कुछ जवान घायल हुए थे। सो इसके जस्ट बाद 19 नवंबर के जस्ट बाद 23 नवंबर की न्यूज़ आप देख पा रहे हैं, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन 500। ये ऑपरेशन काफ़ी सीक्रेटिव ऑपरेशन है। इनफैक्ट अगर आप इसके बारे में वैसे ढूंढने जाएंगे तो आपको काफ़ी कम जानकारी मिलेगी, बिकॉज बहुत ही कम न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत ही कम मीडिया एजेंसीज हैं जिन्होंने इसको कवर किया है। ऑपरेशन 500 का नाम 500 क्यों रखा गया था? बिकॉज इसमें यह माना जा रहा था, एटलीस्ट इंडियन आर्मी की जो इंटेलिजेंस है उनके द्वारा ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान के द्वारा भारत में इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए 500 टेररिस्ट को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इनफैक्ट ये जो चीज़ है, 500 की जो फिगर है, ये फिगर इंडियन आर्मी को सपोर्ट करती है एक और फिगर जो कि बीएसएफ के द्वारा दी गई थी। सो बीएसएफ भी इस चीज़ को लेके काफ़ी श्योर है। हालांकि बीएसएफ ने 500 का नंबर नहीं दिया था, लेकिन बीएसएफ सेड कि 319 या 320 के आसपास टेररिस्ट हैं जिनको ट्रेन किया जा रहा है। और इसी के चलते इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन 500 को लॉन्च किया था। इसको लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में अगेंस्ट द पाकिस्तानी टेररिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम कुछ वेपन्स की बात करेंगे। ये जब साल की शुरुआत हुई थी, भारत के द्वारा बहुत ही बड़ी डील साइन की गई थी। और ये जो डील साइन की गई थी AK-203 असॉल्ट राइफल्स के लिए साइन की गई थी। AK-203 असॉल्ट राइफल जो है, माना जा रहा है कि आगे जाके जो भारत के द्वारा बनाई गई वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो राइफल है इंसास, उसको रिप्लेस करने की बात चल रही है। बिकॉज इंसास की टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। सो AK-203 जो असॉल्ट राइफल है, इसको रशिया के साथ मिलके बनाया जा रहा है। ये साल की शुरुआत हुई थी, जनवरी 5, 2020 की ये न्यूज़ है। और यहाँ पे
अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डील इसमें 1 लाख राइफल्स हैं जो कि हम रशिया से डायरेक्टली रिसीव करेंगे और इसके अलावा जो बची हुई हैं उनका उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। उत्पादन कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरबा शहर में इसका उत्पादन किया जाएगा। और इंडिया और रशिया ने मिलकर के एक जॉइंट वेंचर भी खोला है जिसका नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL, जिसके चलते इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। इसमें जॉइंट वेंचर में भारत के पास ओनरशिप ज़्यादा है, 50.5% है, रशिया के पास 49.5% की ओनरशिप रखी गई है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं समझता हूँ, ये भी साल की शुरुआत की ही बात थी, जनवरी 21, 2020, और इसमें क्या था कि भारत की बहुत ही अहम आर्टिलरी गन, काफ़ी पुरानी गन है जो भारत काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल करती आई है, जिसका नाम है शरांग। इसको इंडक्ट किया जाएगा आर्मी में बाय मार्च एंड, और ये किया भी क्या था। जो हमारी आर्टिलरी गन है असल में ये कोई नई गन नहीं है, ये पुरानी गन है, लेकिन इसका हमने थोड़ा अपग्रेडेशन किया था। सो ये जो आर्टिलरी गन है असल में 130 mm की आर्टिलरी गन थी जिसको कि अप गन करके अब 155 mm का बना दिया गया है। ऑल्सो क्योंकि इसका जो ये 130 से बढ़ा के 155 कर दिया गया है तो गन की जो रेंज है ये भी बढ़ करके अब 27 किलोमीटर से 36 किलोमीटर हो चुकी है। इसको लेके क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं कि शरांग क्या चीज़ है। ये इंडियन आर्मी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिलरी गन है। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये फरवरी की स्टार्टिंग की बात है 2020 की। इंडियन आर्मी ने एक प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर के एक गन शॉट लोकेटर को बनाया था और ये दुनिया का चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर था। इसका नाम क्या था? पार्थ। बनाया किसने था ये भी जान लीजिए। इंडियन आर्मी का असल में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। देखिए दोनों इंस्टीट्यूट्स पुणे में लोकेटेड हैं, ठीक है, और दोनों के नाम आपको बताने जा रहा हूँ। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये भी पुणे में लोकेटेड है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। सो एक आपका CME है और एक DIAT है, दोनों पुणे में लोकेटेड हैं और दोनों में ही जो है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा वो करती है कंट्रीब्यूशन, जिसके चलते ये इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं। और जो CME है इसने एक प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर के गन शॉट लोकेटर को तैयार किया जिसका नाम रखा गया है पार्थ। अभी तक क्या था कि भारत गन शॉट लोकेटर्स को बाहर से इंपोर्ट करती थी, उसकी कीमत जो है वो लगभग 65 लाख होती थी एक सिंगल गन शॉट लोकेटर की, लेकिन जो पार्थ बनाया गया है ये मात्र केवल 3 लाख रुपए में इसको बना दिया गया है। सेकेंडली बात करें, ये जो सिस्टम है गन शॉट लोकेटर होता क्या है। सो गन शॉट लोकेटर जैसा कि इसका नाम है, किसी दूसरे गन ने फायर किया, किसी दूसरे गन ने शॉट किया और आपको पता लगाना है कि असल में ये आवाज़ कहाँ से आई है या फिर ये शूटिंग कहाँ से हुई है। तो ये चीज़ की लोकेशन पता करने के लिए बनाया गया है ये लोकेटर। ये जो है गन फायर को भी लोकेट कर सकता है, इसके अलावा ये और वेपन्स को भी लोकेट कर सकता है विच इंक्लूड्स सेंसर्स या फिर रेडार्स को भी लोकेट कर सकता है। इस डिवाइस का यूजेज केवल मिलिट्री नहीं करती, कई सारी सिक्योरिटी एजेंसीज, कई सारी लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि जैसे कि पुलिस एजेंसीज करती हैं, इवन कई सारे जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं सो दैट वो गन फायर्स की दिशा का पता लगा सके। दिस इज द नेम पार्थ। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये हुआ है जुलाई 20 को और ये मैं समझता हूँ इस साल की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है BEML के साथ। BEML क्या चीज़ है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का ये सबसे पहले तो एक PSU है और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है ये बैंगलोर में लोकेटेड है। और इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, भारत का जो फ्लैगशिप टैंक है T90 टैंक, जिसकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिपब्लिक डे परेड की फ़ोटोज़ हैं। T90 टैंक्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। इसके आगे अब हम लगाने वाले हैं माइन प्लोज। माइन प्लोज क्या होती हैं उसको भी समझाया जाएगा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को समझ लीजिए कि ये 1512 माइन प्लोज को प्रोक्योर करने का कॉन्ट्रैक्ट BEML को दे दिया गया है। सो आत्मनिर्भरता के लिए भी काफ़ी बड़ी बात है और ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कंप्लीट किया जाएगा 2027 तक, ठीक है। सो आने वाले 7 ईयर्स में, अब 6 ईयर्स कहना चाहिए, सो आने वाले 6 ईयर्स में इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। माइन प्लोज होते क्या हैं? देखिए, आपको मालूम होगा टैंक्स ऐसे इलाकों में काम करते हैं जहां पे अक्सर जो दुश्मन है वो माइंस को बिछा के रखता है। सो ऐसे केस में हम नहीं चाहते कि किसी माइन की वजह से हमारा टैंक खराब हो जाए या फिर हमारा टैंक डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके चलते टैंक्स के आगे लगाए जाते हैं प्लोज। प्लोज जिसको हिंदी में हम कहते हैं हल। सो एक तरीके का हल, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये आगे हल लगाए गए हैं। तो ये आगे का रास्ता क्लियर करते जाते हैं, उसके बाद टैंक मूव करता है।
इससे ऑब्वियसली टैंक की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज आपको मिट्टी को प्लो करना है, आपको जहाँ पे शक रहता है कि माइन हो सकती है वहाँ पे आपको प्लो करना है, लेकिन इससे आपके टैंक की सुरक्षा इंश्योर होती है। ऑब्वियसली एक टैंक काफ़ी महंगा बनता है, इसी के चलते ये वाली जो आगे एक एडिशनल इक्विपमेंट लगाया गया है। सो माइन प्लोज एज यू कैन सी हेल्प्स द टैंक्स टू क्लियर माइन फील्ड्स एंड मिनिमाइज रिस्क्स टू मैन एंड मशीन्स। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई थी, साल की शुरुआत की बात है, जनवरी 16 2020 को ये खबर आई थी। इंडियन आर्मी ने सबसे बड़ी एयरबोर्न एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, जिसका नाम था विंग्ड राइडर विद ओवर 500 स्पेशल फोर्सेस ट्रूप्स। देखिए विंग्ड राइडर क्या है, विंग्ड राइडर या रेडर क्या चीज़ है। इसको सबसे पहले तो कंडक्ट कहाँ किया गया था, इसको समझ लीजिए। इसको कंडक्ट किया गया था हमारे नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर में। नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर कहने का मतलब कि मोस्टली इसको कंडक्ट किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। किसके लिए कंडक्ट किया गया था? जो हमारे पैरा ट्रूपर्स हैं उनके लिए कंडक्ट किया गया था। पैरा ट्रूपर्स कौन होते हैं? पैरा ट्रूपर्स वो वाले हमारे जवान होते हैं जो कि डायरेक्टली किसी हेलीकॉप्टर या फिर किसी एयरक्राफ्ट से डायरेक्टली जंप करते हैं और रास्ते में उनका जो पैराशूट है वो खुल जाता है, तो उनको कहीं पर भी आप लैंड करवा सकते हैं। इनफैक्ट भारत में इनको पैराट्रूपर्स कहा जाता है और भी कई सारे देशों में पैराट्रूपर्स कहा जाता है, लेकिन कुछ कुछ देशों में इनको आज तक भी एयरबोर्न कहा जाता है। जो एयरबोर्न है ये पहली बार ये फोर्स सामने आई थी 1940s की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है जब एयरबोर्न चीज़ सामने आई थी। तो आज भी कई सारे देशों में इसको एयरबोर्न के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो हमारे पैराट्रूपर्स इन्वॉल्व थे, इसीलिए यहाँ पे C-130 हरक्यूलिस हमारा हेलीकॉप्टर, उसके बाद ध्रुव हेलीकॉप्टर एंड C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये सभी इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली हमारे पैराट्रूपर्स के लिए है, उनकी हमें ट्रेनिंग करनी है, उनकी स्किलिंग करनी है, जिसके चलते ऐसी एक्सरसाइजेज भारत कंडक्ट करता रहता है। लेकिन इस बार खास क्या था कि हमने सबसे बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, एक साथ 500 पैराट्रूपर्स इसमें भाग ले रहे थे। इनफैक्ट ये जनवरी की बात है, उसके जस्ट 2-3 महीने पहले की बात है, अक्टूबर में हमारी इंडियन आर्मी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जिसका नाम था हिम विजय, और ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही कंडक्ट की गई थी। इट वाज अ माउंटेन कॉम्बैट एक्सरसाइज। सो माउंटेन कॉम्बैट में आपको माउंटेनियरिंग भी करवाई गई थी, यानी कि आपको पहले माउंटेन पे चढ़ना है, वहाँ पे जाके आपको लड़ाई करनी है, वहाँ पे जाके आपको जंग करनी है। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग, उसके लिए प्रशिक्षण इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में करवाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं एक और एक्सरसाइज की, ये भी कोविड-19 के पहले ही हुई थी और इसका नाम है अजय वॉरियर। काफ़ी पुरानी एक्सरसाइज है, इंडिया और यूके काफ़ी लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा कि अजय वॉरियर जो है ये भारत और यूके के बीच में होती है और इस साल हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बन जाती है, बिकॉज 2021 में जो हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन जी, जिसके चलते ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर इस साल भी ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। नेक्स्ट जो है बात कर लेते हैं इंडो बांग्लादेश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये भी लगभग उसी टाइम के आसपास हुई थी। ये 13 फरवरी को हुई थी और ये वाली आपकी हुई थी 16 फरवरी को। ये कहाँ हुई थी? मेघालय शिलोंग में हुई थी। इसका नाम क्या है? संप्रीति 9। तो ये इसका 9th एडिशन था। संप्रीति एक्सरसाइज भारत करता है बांग्लादेश के साथ, इसका ये 9th एडिशन था और ये कंडक्ट की गई थी उमरोई मेघालय में, 3 फरवरी की ये बात है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा। ऐसे सवाल पहले आते थे कि ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, अब सवालों का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है। अब कभी कभार एग्जामिनर आपसे ये भी पूछता है कि एक्सरसाइज करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। सो जो यहाँ पर हमने जो इसकी हम बात कर रहे हैं संप्रीति 9 की, इसका जो ऑब्जेक्टिव है इट वॉज बेसिकली टू प्रोवाइड बेसिक काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग फॉर माउंटेनियस एंड जंगल लोकेशंस। ठीक है, तो काउंटर टेररिज्म के लिए हुआ था, माउंटेनियस और जंगल लोकेशंस के लिए। इसके अलावा यहाँ पे टेबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं भारत बाकी कंट्रीज़ के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है। चाइना के साथ करता है हैंड इन हैंड, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, नेपाल के साथ सूर्य किरण, यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास, श्रीलंका मित्र शक्ति, मालदीव के साथ एक्यूवेरिन। नेक्स्ट, ये जस्ट रिसेंट सी बात है, ये कोविड-19 जब काफ़ी हद तक कम हो चुका था तब हुआ था। 13 अक्टूबर की न्यूज़ है। ये एक्सरसाइज सुरक्षा कवच, इसमें इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर के एक्सरसाइज को किया था। ऑलमोस्ट सेम ऑब्जेक्टिव था जो कि संप्रीति का था। ये भी एक तरीके से काउंटर टेररिज्म के लिए ही किया गया था। सो इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र पुलिस ऑर्गेनाइज एन एंटी टेरर एक्सरसाइज कॉल्ड एज सुरक्षा कवच एट ललानगर, महाराष्ट्र, पुणे में है ये। The aim of the exercise was to harmonize the drills and procedures of both army and police for activating anti-terrorist quick reaction teams
टू काउंटर एनी टेररिस्ट एक्शन इन पुणे। ठीक है, तो अगेन आपको इसका मेन काम क्या था कि क्विक रिएक्शन टीम्स आपको एक्टिवेट करनी है अगर कोई आपको एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाना है तो। इसमें कई सारे डॉग स्क्वाड्स भी थे, उनको भी इंक्लूड किया गया था, इवन बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स को भी इंक्लूड किया गया था, और मुंबई पुलिस का जो महाराष्ट्र पुलिस का एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उसको भी इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट अगेन वेरी रिसेंट न्यूज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बुल स्ट्राइक। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इंडिया की स्पेशल फोर्सेस आपको मालूम होनी चाहिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों में हमारी स्पेशल फोर्सेज हैं, और तीनों की स्पेशल फोर्सेज ने मिलकर के एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी बुल स्ट्राइक के नाम से। तो जो स्पेशल फोर्सेज हैं दैट इज़ द फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट जो कि हमारे भारत की आर्मी, भारत की मिलिट्री में जवान पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये इसका नाम है बुल स्ट्राइक। इसको कंडक्ट किया गया था अंडमान निकोबार आइलैंड्स के टेरिसा आइलैंड में, जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में लोकेटेड है। निकोबार आइलैंड सदर्न आइलैंड है जिसमें आपको टेरेसा आइलैंड मिलता है, जहां पे बुल स्ट्राइक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। एक्सरसाइज क्यों कंडक्ट की गई थी, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको बता दूं क्यों। क्योंकि अभी तक जो हमारा ट्राई सर्विस कमांड है भारत में, अभी तक हमारा एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है जो कि अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। लेकिन आगे जाके भारत में ये चीज़ कोशिश की जा रही है कि जितने भी कमांड्स हैं वो सभी के सभी ट्राई सर्विस कमांड में तब्दील कर दिए जाएं। सो ये बनाया इसलिए गया था, ये एक्सरसाइज इसलिए हुई थी सो दैट ये चेक करने के लिए कि इनका आपसी कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, आपसी सिनर्जी कितनी अच्छी है, इंटरऑपरेबिलिटी कितनी अच्छी है तीनों फोर्सेस के बीच में। और इसमें जो भाग लेने वाले हमारे जवान थे, दे केम फ्रॉम इंडियन आर्मीज पैराशूट ब्रिगेड, मार्कोस जो कि नेवी का है, उसके बाद स्पेशल फोर्सेस जो कि एयरफोर्स का है, राइट। ऑल्सो आपको बताना चाहूँगा, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप पे हमने आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए एक बहुत ही अहम कोर्स लॉन्च किया है, पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स, जिसमें कि हम पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, वो भी एक सब्जेक्ट वाइज मैनर में। यदि आप तैयारी कर रहे हैं इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा, इसको आप मात्र 12 से 13 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, और ये दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली वाली आपकी टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल आया था, और ये कोविड-19 के बीच में आया था। इट वाज वेरी वेरी गुड न्यूज़, जिसको काफ़ी लोगों ने वेलकम किया था। इसके बाद ये वाली खबर आई थी, ये भी काफ़ी अच्छी थी, और ये हमारे महिला अधिकारियों के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। सबसे पहले बात करते हैं टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल की। इसमें क्या है, टूर ऑफ ड्यूटी क्या होता है। देखिए अभी तक क्या होता है, और मैं दोनों न्यूज़ को साथ में कवर करना चाहता हूं बिकॉज दोनों में थोड़ा बहुत इंटर रिलेशन है। अभी तक क्या होता है, आर्मी में दो तरह की रिक्रूटमेंट्स होती हैं, एक होती है SSC और एक होती है PSC। ये वो वाला SSC नहीं है जो आप सोच रहे हैं, स्टाफ सर्विस कमीशन नहीं है ये। सो दिस इज SSC क्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। PSC क्या है, परमानेंट सर्विस कमीशन। आर्मी में फिलहाल दो तरह की रिक्रूटमेंट्स होती हैं। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है ये असल में 10 साल के लिए आपको रिक्रूटमेंट की जाती है। ठीक है, आपने आज आर्मी में भर्ती ले ली, आपको 10 साल के लिए सर्विस आप कर सकते हैं। 10 साल के बाद आपको ऑप्शन दी जाती है कि क्या आप अपनी सर्विस को बढ़ाना चाहते हैं या फिर यहीं पे आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। इसमें जो आप सर्विस को बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है, ये मिलता है 14 साल के लिए, यानी कि आप 4 साल के लिए और इसको बढ़ा सकते हैं, और 10 से आप 14 साल की सर्विस कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये भी होती है कि आप 10 साल पे ही रिटायर कर जाएं। दूसरी ऑप्शन आपके पास होती है कि आप इसको 14 ईयर्स पे रिटायर कर जाएं, और तीसरी ऑप्शन होती है कि आप SSC को PSC में तब्दील कर लें, यानी कि जब तक आपकी पूरी एज है तब तक, यानी कि 56 या 58 जो भी एज है उसके अनुसार आप रिटायर करेंगे। तो ये दो ऑप्शंस होती हैं। इसमें क्या होता है कि SSC और PSC के केस में क्या होता है कि भले आपने SSC कमीशन से आपने एंट्री ली हो या फिर PSC में आपने एंट्री ली हो, दोनों केसेस में क्या है, आर्मी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आता है पेंशन का। जो भी इंसान PSC में हो या फिर जो भी इंसान SSC में हो, दोनों के बाद जो भी जवान, जो भी अधिकारी हैं, उसको आर्मी को पेंशन देनी पड़ती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर। इसी के चलते इंडियन आर्मी ने कंसिडर किया कि हम एक टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल लेकर आएंगे। इसमें क्या है, टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल में हम ऑफिसर्स और जवानों दोनों को हायर करेंगे, जिसमें कि शुरुआती तौर में 100 वैकेंसीज होंगी ऑफिसर्स के लिए और 1000 वैकेंसीज होंगी जवानों के लिए। ठीक है, अब क्या है कि जो ये वैकेंसीज हैं ये मात्र 3 साल के लिए होंगी, यानी कि जिस भी इंसान को आपने रिक्रूट किया है वो केवल और केवल 3 साल के लिए सर्विस करेगा, और उस पर्टिकुलर 3 साल के लिए अगर कोई ऑफिसर है तो उसको 80 से 90 हज़ार की तनख्वाह मिलेगी, साथ ही में उसको देश के लिए सेवा करने का मौका मिलेगा और उसको आर्मी की यूनिफॉर्म पहनने का भी मौका मिलेगा।
इसके बाद क्या होगा, 3 साल के बाद आपको आर्मी छोड़ देगी, यानी कि आपको आर्मी को छोड़ना होगा। लेकिन इसका फायदा क्या है कि इफ़ यू आर एक्स आर्मी और आप एक आर्मी में ऑफिसर रह चुके हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, इवन पब्लिक सेक्टर में काफ़ी अच्छी जॉब्स आपको मिल सकती हैं। इससे फ़ायदे क्या क्या हुए, एक तो आर्मी के ऊपर पेंशन का बर्डन कम हो गया, साथ में आप कई सारे यंगस्टर्स, कई सारे यंग ब्लड को ला सकते हैं आर्मी में, और ऑल्सो जो आर्मी की फोर्स है वो काफ़ी मॉडर्नाइज हो सकती है। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, ये वाला प्रस्ताव अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसको मंजूरी नहीं मिली है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये वाला जो प्रस्ताव है ये फिलहाल केवल और केवल आर्मी के द्वारा किया गया है, ये किसी और फोर्स यानी कि मिलिट्री, एयरफोर्स या नेवी के द्वारा नहीं किया गया है। इट इज़ ओनली एंड ओनली आर्मी जो कि इस चीज़ को फिलहाल अभी सामने रख रही है। इसी के चलते अगर हम आगे खबर की बात करें तो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी। इसमें क्या है, देखिए जो मैंने आपको क्या कहा था, एसएससी और पीएससी दो तरह की रिक्रूटमेंट होती है, लेकिन ये एसएससी और पीएससी केवल पुरुषों के लिए होती है, महिलाओं के लिए नहीं होती है। अभी तक क्या था, महिलाओं के लिए केवल और केवल एसएससी का ही ऑप्शन अवेलेबल था। अब क्या है कि आर्मी ने ये बोल दिया है कि हम महिला अधिकारियों को भी पीएससी की ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जिस महिला अधिकारी ने ऑलरेडी भर्ती ले रखी है आर्मी में और वो एसएससी में काम कर रही है तो वो एसएससी को आगे कन्वर्ट कर सकती है पीएससी में, और जो नई महिलाएं आएंगी वो डायरेक्टली पीएससी में भी भर्ती ले सकती हैं। और इसको इन्होंने जो आर्मी की 10 स्ट्रीम्स हैं उन सभी में एक्सटेंड किया है, फिर भले वो आर्मी की एयर डिफेंस की स्ट्रीम हो, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह, किसी भी स्ट्रीम में वो आना चाहती हों तो परमानेंट सर्विस कमीशन के तौर पे वो आ सकती हैं। तो ये महिला अधिकारियों के लिए और भारत की महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगेन 2 न्यूज़ है मैं साथ में कवर करूंगा। ये सबसे पहली न्यूज़ जो है ये पिछले साल की शुरुआत की खबर है, 23 जनवरी 2020 इंडिया ने अपना पहला वॉर मेमोरियल, जिसको कि डेडिकेट किया गया है सर्विस एनिमल्स को, कई सारे हमारे डॉग्स होते हैं, म्यूल्स होते हैं, कई सारे डॉग्स के हैंडलर्स होते हैं, इनको डेडिकेट किया गया है, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया जाएगा पहला वॉर मेमोरियल। जिस तरीके से दिल्ली में बनाया गया है वॉर मेमोरियल, उसी तरीके से ये बनाया जाएगा सर्विस एनिमल्स के लिए। लेकिन कहाँ पर ये बनाया जाएगा, मेरठ में। इसको ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे बनाया जाएगा, इट विल बी इंडियाज फर्स्ट एनिमल वॉर मेमोरियल और इट विल बी कमिंग अप इन द रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज इन मेरठ, वेयर द आर्मी ब्रीड्स, रेयर्स एंड ट्रेन्स डॉग्स, म्यूल्स एंड हॉर्सेस। तो ये जो हमारा सेंटर बना हुआ है, यहाँ पे प्रशिक्षण होता है और इवन ब्रीडिंग भी होती है डॉग्स की, म्यूल्स की और हॉर्सेस की। अब इसी में एक वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा और जिस प्रकार से दिल्ली में बनाया गया है, जैसे वहाँ पे आपने देखा होगा ग्रेनाइट के पत्थर हैं जिनके ऊपर नाम लिखा जाता है जवानों का जो शहीद हुए हैं, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उसी तरीके से जो यहाँ पे आपके मेरठ वाला वॉर मेमोरियल है, इसमें भी आपके जो हैंडलर्स हैं, जो डॉग्स हैं, जो ऑलरेडी जो हॉर्सेस या म्यूल्स हैं, जो ऑलरेडी इंडियन आर्मी की सेवा करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, उनका भी नाम लिखा जाएगा। राइट नाउ दिस इज द फर्स्ट न्यूज़। सेकेंड न्यूज़, और ये जो है एक और हमारा एनिमल वॉर मेमोरियल है जो कि असल में बैंगलोर में लोकेटेड है, इसको रेनोवेट किया गया है। राइट, और ये जो है दिसंबर 2006 में बनाया गया था और ये हमारा ASC सेंटर एंड कॉलेज में इसको बनाया गया है, उसका जो इक्वेस्टेरियन ट्रेनिंग एरिया ऑफ द इंस्टीट्यूट है वहाँ पे इसको बनाया गया है। एक कन्फ्यूजन है, मुझे पर्सनली भी कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके कि अगर ये वाला भारत का पहला वॉर मेमोरियल है तो ये वाला जो ऑलरेडी 2006 में हमने बना दिया था, ये पहला क्यों नहीं कहा जाता। मैंने काफ़ी सर्च किया, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। यदि आपको मिलती है प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। राइट, खैर नेक्स्ट बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और यहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा डेवलप की गई है एक ऐप जिसका नाम है साई। आपको मालूम होगा जब हमारे एंटी चाइना ऑपरेशंस चल रहे थे, जब चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर स्टैंड ऑफ शुरू हुआ तो भारत ने कई सारे कदम लिए। सबसे पहले हमने 59 ऐप्स को बैन किया, उसके बाद आगे जाके हमने 200 से भी ज़्यादा ऐप्स को बैन किया। इसी बीच आर्मी ने भी अपने सभी के सभी पर्सोनल्स के लिए 89 ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसमें इनफैक्ट व्हाट्सएप को भी इंक्लूड किया गया था। अब आर्मी ने क्या किया कि अपने लिए एक अलग से ऐप तैयार की है साई, जिसके थ्रू जो ऑलमोस्ट व्हाट्सएप की तरह काम करती है और आपको वॉइस सर्विसेज, टेक्स्ट सर्विसेज और वीडियो कॉलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, केवल अपने सोल्जर्स के लिए है। यानी कि ये एक क्लोज्ड ऐप है जो कि केवल और केवल आर्मी के लोगों के पास ही अवेलेबल है। अगेन ध्यान रखिए, केवल आर्मी है, एयरफोर्स और नेवी इसमें इंक्लूडेड नहीं है।
जो इसका मॉडल है ये काफ़ी सिमिलर है टू व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम हुआ, संवाद हुआ, गिम्स हुआ, और ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल करता है सो दैट आपके जो मैसेजेस हैं वो बाहर ना जा सकें। अगर आप सोच रहे हैं संवाद और गिम्स क्या है, आई एम श्योर टेलीग्राम और व्हाट्सएप तो आपने सुना होगा, लेकिन संवाद और गिम्स क्या है, तो ये भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई ऐप्स हैं। साई पर्टिकुलरली आर्मी के लिए, संवाद मैसेजिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और गिम्स गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, ये भी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है। जो संवाद है इसको सीरॉट ने बनाया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, और जो गिम्स है इसको बनाया है केरला यूनिट ऑफ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, तो बेसिकली NIC के द्वारा बनाया गया है। और ये दोनों ही जो है संवाद और गिम्स भारत के कई सारे मंत्रालय हैं जिसके अंदर कई सारे विभाग हैं जो अपनी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं। नेक्स्ट, लार्सन एंड टोब्रो, काफ़ी बड़ी कंपनी है, इस साल काफ़ी चर्चा में रही है। लार्सन एंड टोब्रो ऐसी कंपनी है जो कि हमारी कई सारे संस्थानों की मदद करती है, फिर भले वो BRO हो, DRDO हो, ISRO हो, एंड इवन हमारी आर्मी को हेल्प करती है, इवन हमारी रेलवेज को हेल्प करती है। लार्सन एंड टोब्रो ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है फ्रॉम इंडियन आर्मी फॉर एडवांस्ड IT एनेबल्ड नेटवर्क। न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, अप्रैल 7 की बात है। उस टाइम पे L&T ने बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट जीता था, इट वाज टू सेटअप एन एडवांस्ड IT एनेबल्ड सिस्टम टू ऑपरेट द आर्म्ड फोर्सेस नेटवर्क अंडर द नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम। होता क्या है इसमें, देखिए, the company is basically building a resilient cloud-based IT infrastructure on infrastructure as a service model। एक होता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। तो ये L&T आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल के आधार पे क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देने वाली है, ठीक है। इसके चलते होगा क्या, ये एक सेंट्रलाइज नेटवर्क मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर ऑल द 7 लेयर्स विल बी क्रिएटेड, जो कि आपके सभी के सभी डिफेंस स्टेशन को कनेक्ट करेगा। तो आपको केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है क्लाउड बेस्ड, जिसके थ्रू भारत में जितने भी डिफेंस स्टेशन हैं उनको आप आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो कि L&T को दिया गया है। नेक्स्ट, डिफेंस एक्सपो, साल की शुरुआत की बात है, 7 फरवरी 2020, डिफेंस एक्सपो 2020। इसमें क्या होता है, इट इज़ लाइक एन एग्जीबिशन। ये वाला जो डिफेंस एक्सपो है ये हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और ये जो है 11वां एडिशन था डिफेंस एक्सपो का। इसका जो टाइटल था, इसका जो मेन थीम था, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये था। तो इसमें भारत ने कई सारी चीज़ों को शोकेस किया। इंपॉर्टेंट टू नोट, ये बाय एनुअल होता है, यानी कि एक बार होता है 2 साल में, ठीक है। तो ये डिफेंस एक्सपो आपका 2020 का। नेक्स्ट, जो हमारे भारत के आर्मी चीफ हैं जनरल नारावने जी, इनको जब ये अभी रिसेंटली नेपाल जाकर आए थे, नवंबर की बात है, तो इनको नेपाल आर्मी के जनरल का ऑनररी रैंक प्रोवाइड किया गया था, इनके ऊपर कन्फर किया गया था। ये आपको बता दूं कि ये असल में प्रथा है जो इंडिया और नेपाल के बीच में चलती आई है, और ये प्रथा 1950 से चलती आ रही है, जो कि दिखाता है कि दोनों देशों में कितनी ज़्यादा बॉनहोमी है, कितनी ज़्यादा अच्छे हमारे संबंध हैं। ये प्रथा 1950 से चलती आ रही है, और सबसे पहले जो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ थे जनरल KM करियप्पा, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ टू बी डेकोरेटेड विद द टाइटल इन 1950। और इसी के चलते ये प्रथा चलती आई, और जनवरी लास्ट ईयर यानी कि जनवरी 2019 में नेपाली आर्मी चीफ आए थे जनरल पूर्णा चंद्रा थापा, उनको हमने कन्फर किया था, हमारे प्रेसिडेंट ने। और जब हमारे चीफ गए तो उनको उनके प्रेसिडेंट ने, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनका नाम है विद्या देवी भंडारी, तो इन्होंने कन्फर किया था द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाली आर्मी। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और ये इंडियन पेविलियन इनॉग्रेट कर दिया गया है रशिया में। देखिए क्या होता है, इसको समझते हैं। असल में क्या है, रशिया में एक जगह है, रशिया में जगह है मॉस्को, ठीक है। और मॉस्को में क्या है, यहाँ पे एक पेट्रियट पार्क है नियर मॉस्को। ये बेसिकली क्या चीज़ है कि यहाँ पे कई सारे देशों ने अपने अपने पेविलियंस बनाए हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि भारत की आर्मी ने भी वहाँ पे जाके अपना एक पेविलियन तैयार कर लिया है, और ये इस साल इसकी इनॉग्रेशन की गई थी। इसमें क्या है, द इंडियन पेविलियन एट द आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम वॉज इनॉग्रेटेड, और इसमें हमारे जो डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी हैं राजकुमार जी, और इंडिया के एम्बेसडर जो रशिया को DB वेंकटेश वर्मा, ये दोनों भी वहाँ पे उपस्थित थे। इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। फोरम वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री विच विल बी हेल्ड फ्रॉम August 23 to 29 एट द पेट्रियट पार्क नियर मॉस्को विच हैज़ बीन द वेन्यू सिंस 2015। तो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं इसमें याद करनी है, केवल इतनी चीज़ को याद रखना है
कि रशिया में इंडिया का एक पवेलियन खुल चुका है हमारी आर्मी के लिए, ठीक है। सो ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि इसमें और भी देशों ने पवेलियंस खोले हैं और अब भारत ने भी अपना पवेलियन वहाँ पे खोल दिया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज़, ये थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट, जब कोविड-19 की प्रॉब्लम काफ़ी कम हो चुकी थी, धीरे धीरे कम हो रही थी, तो हमारी इंडियन आर्मी जो हर साल एक रेस कंडक्ट करती है जो वर्ल्ड फेमस दल लेक है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे इन्होंने फिर से इस रेस को कंडक्ट किया, इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया गया था। सितंबर 21 की ये खबर है। हर साल होती है लेकिन इस साल थोड़ी डिले हो चुकी थी और ये देख सकते हैं इसमें शिकारास की रेस होती है, जो यहाँ पे जिनको आप हाउस बोट्स भी कह देते हैं, शिकारा भी कह देते हैं, ये वाली इनकी रेस होती है। इसके साथ ही में बच्चों के लिए बोट रेस भी होती है जो कि इसी दल लेक में कंडक्ट की जाती है। दल लेक को कई सारे नामों से जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज द लेक ऑफ फ्लावर्स, श्रीनगर्स जूल, जूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, कई सारे नाम हैं जो कि दल लेक के फेमस हैं, राइट। सो ये थी सभी जानकारियाँ इंडियन आर्मी के बारे में। आई होप हमने कुछ मिस आउट नहीं किया है। अगर आपको लगता है हमने मिस आउट कर दिया है तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो यदि आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पे हमने 1000 MCQs पॉलिटी के नाम से कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि हम कोर्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के थ्रू कवर कर रहे हैं, राइट। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।